हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा त्रिवेदी। लास्ट वीक बहुत बड़ा अपडेट आ गया। पूरी दुनिया की नजरें थी पाकिस्तान में यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स चल रही हैं उसके ऊपर, और वो पीस टॉक्स किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई हैं। जेडी वैंस का उसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है कि हमने अपनी सारी लिमिटेशंस रखी थी ईरान के सामने और वो उन सब शर्तों पर राजी नहीं हुए हैं, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। वहीं दूसरी तरफ ईरान का बयान ये आया कि अमेरिका की तरफ से हमारी शर्तें नहीं मानी गई, इसलिए हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सके। खैर, जो कुछ भी हुआ यही कि पीस टॉक्स का कोई नतीजा नहीं निकला। कोई भी सीज फायर जो अनाउंस किया गया था वो शायद अब लंबा चलता हुआ ना नजर आए। ये सीज फायर टूटने की कगार पर आ गया है क्योंकि शांति वार्ता में कुछ भी नहीं हो पाया। 21 घंटे तक चली है ये शांति वार्ता, हम आपको ये भी बता दें, लेकिन नतीजा ना निकलने का असर क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्रूड एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और ग्लोबल मार्केट्स टेंशन में आ चुके हैं, और इसके साथ ही साथ यूएस की तरफ से एक और स्टर्न वार्निंग जारी कर दी गई है। नेवल ब्लॉकेट शुरू हो गया है यूएस की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप का अब यह कहना है कि हम ईरान से किसी भी जहाज को निकलने नहीं देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अगर वो ईरानी जहाज है तो बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। बाकी देशों के लिए भी लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और बहुत ज्यादा टेंशनाइज सिचुएशन। अब ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, ग्लोबल मार्केट्स किस तरफ जाएंगे, भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, और ये कब तक चलने वाला है, हमारी आपकी जेब के ऊपर असर कब तक पड़ने वाला है, ये कई सवाल हैं जिनके बारे में समझना बेहद जरूरी है। और अगर इन सब चीजों को समझना हो तो हमारे पास शरद कोहली जी से बेहतर कौन हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, और इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अरुणिमा, आपको और गुड रिटर्न्स के ऑल द गुड सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर्स को मेरा अभिनंदन। सर, सबसे बड़ा टेंशन यही कि अब तो नेवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीस टॉक्स की उम्मीद दे करके इस तरह से कोई नतीजा ना निकलना और उसके बाद फिर से एक बार ग्लोबल इकोनॉमी को टेंशन में डाल देना, भारत के लिए कितनी टेंशन अभी और बढ़ सकती है? देखिए, टेंशन यहाँ बहुत ही अनिश्चितता के जोन में है, अनसर्टेनिटी के जोन में है, क्योंकि ट्रम्प साहब की धमकी पे धमकी आ रही है। पीस टॉक्स कामयाब नहीं होनी थी, ये तो मुझे पहले ही पता था। एक तो पाकिस्तान में हो रही थी, दूसरा जो शर्तें रखी गई थी न्यूक्लियर उनके जो एम्स हैं उसको वापस करने की, वो होना नहीं था। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात हो रही थी, वो होना नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि पीस टॉक्स का 21 घंटे लगातार चढ़ना बिना सोए जेडी वैंस साहब अपने जहाज में चढ़ गए, और काफी वहां पर तू मैं भी हुई, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। हालांकि अंदर कमरे में जो थे वो तो वही बताएंगे। बट अब एक और अनिश्चितता खड़ी हो गई है, क्योंकि सीज फायर टेक्निकली 2 हफ्ते का था, पर अब उस सीज फायर का मुझे कोई मायना नहीं नजर आ रहा। क्योंकि सीज फायर किस लिए अब, क्योंकि जब वार्ता होनी थी, वार्ता को अलाउ करने के लिए, एक डायलॉग को अलाउ करने के लिए सीज फायर किया गया था। तो अब ये सीज फायर ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे। हालांकि सीज फायर पूरी तरह से हुआ ही नहीं था, क्योंकि लेबनान पे बेहिसाब हमले इजराइल कर रहा था। तो टेक्निकली देखा जाए तो सीज फायर हुआ ही नहीं था। पर चलिए, अगर अमेरिका ईरान के बीच का मान भी लें कुछ देर को, तो मुझे लग रहा है वो टूट जाएगा। और आज 7:30 बजे शाम की धमकी दी गई है। ट्रम्प साहब ने कहा है 3:30 7:30 बजे तक हम इसको बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो अब ये ऐसा लग रहा है, ये लड़ाई ईरान के बाकी चीजों पर डैमेज करना, ये करना वो करना, जो ट्रम्प साहब के सारे इंटेंशंस थे, उससे हटके खाली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आने का मतलब है कि ये अब इकोनॉमिक लड़ाई बन गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप सीधा सीधा ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ के देखते हैं, भारत की इकोनॉमी से। एशियन नेशंस और भी हैं, कोरिया, जापान, चाइना, इन नेशंस से जोड़ के देखते हैं। आप पर्शियन गल्फ और भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ के देखते हैं। तो अब ये मुझे लग रहा है अब ये लड़ाई आर्थिक हो गई। और इसको अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं अरुणिमा, अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू लेके देखें तो अब ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बन गई है। तो मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो लड़ाई से पहले खुला ही हुआ था। वो तो पहले ही खुला हुआ था। आपने हमला किया अमेरिका ने और इजराइल ने, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। अब उसको फिर खुलवाने के लिए जंग हो रही है। तो इतना सब जान माल का नुकसान हुआ। और जहां तक बात ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं
बाय द वे मैं साहब इसलिए नहीं लगाता कि मैं बहुत इज्जत देना चाहता हूँ, ये साहब इज बीइंग यूज्ड एज अ मैटर ऑफ फन। लॉट ऑफ पीपल कमेंट्स कि आप ट्रम्प साहब के आगे साहब क्यों लगा रहे हैं। तो घर में भी कोई पेरेंट हो, बच्चे की शामत आई हो, तो उसको कहते हैं पिंटू साहब इधर आओ, तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे को ये बहुत अच्छे टोन में नहीं है। तो आई थिंक इट इज नॉट यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। सो बेसिकली अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है पूरी दुनिया को, अगर हम इसको अरुणिमा समझे तो। जी 20% दुनिया की एनर्जी सप्लाईज यहाँ से होती है, और भारत का तो जितना भी मिडिल ईस्ट का व्यापार है सब यहीं से होता है। ओमान, बहरीन, कतार, कुवैत, यूएई, करीब 180 से 200 बिलियन डॉलर का भारत बायलेटरल ट्रेड इस रूट से करता है अरुणिमा, जो कि लगभग 18-19 लाख करोड़ रुपए का बायलेटरल ट्रेड होता है। तो वो तो ये ट्रेड खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पहले ही पड़ा हुआ है, हालांकि क्योंकि शिपिंग लाइंस या तो वहां से ले जा नहीं रही हैं। एक आध जहाज वहां से निकल रहा था, परसों वहां से 4 जहाज निकले हैं मुश्किल से, और नॉर्मल कोर्स में 125 से 150 जहाज रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलते थे, जिनकी गिनती अब घट के इतनी रह गई है। तो भारत का एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट भी दोनों इम्पैक्ट हुआ पड़ा है, और थोड़ा नहीं 19 लाख करोड़ का। आप सोचिए कितने लोग यहाँ पर जो फैक्ट्रीज होंगी जहां वो माल बनता है, जो रिफाइनरीज हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो फेंकने की नौबत आ रही है, फल है, सब्जियां हैं, पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कितनी सारी चीजें जो वहां से जाती हैं, कुछ वहां जाती है, कुछ वहां के थ्रू आगे जाती है। तो वो सारा का सारा व्यापार ठप होने की नौबत आ रही है, और मुझे लग रहा है ये युद्ध घमासान हो सकता है अरुणिमा, क्योंकि अगर वो शाम को, और उधर ईरान ने वापस कह दिया आप आइए तो सही, अभी हम बताते हैं आपको, तुम घुस के देखो या हम बताएंगे तुमको, तो इस टाइप की धमकी आ रही है। तो मुझे लग रहा है अब ये युद्ध लैंड से सी पे आ रहा है, और ये युद्ध मिलिट्री से अब ये इकोनॉमिक वॉर हो रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे हमला होने का मतलब है, या स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ये जो बैरिकेड लग जाएंगे, इसका मतलब है कि आप सीधा इकोनॉमिक वॉर ये बन जाएगा पूरी तरह से। इकोनॉमिक तो पहले भी था, ऐसा नहीं था इकोनॉमिक, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हम और आप पहले भी बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो इसका पहले ही दिख रहा था, दुनिया भर में महंगाई बढ़ना, दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ना, उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ना, गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होना, बाकी भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना, ये सब तो हम पहले ही देख रहे थे। पर अब ये खाली मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर नेवल शिप्स के माध्यम से जो अमेरिका ने वहां पर डिप्यूट करी, अमेरिका के बहुत सारे जहाज भी मुझे पता लगा है वहां पर आ रहे हैं। जी तो उधर बीच में अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म पे था, टीवी चैनल पे था, उन्होंने एकदम से खबर डिबेट चलते चलते फ्लैश करी कि ट्रम्प साहब ने अपने आप को जीसस क्राइस्ट बना के एक फोटो डाल दी है, और वो फोटो आप देख सकते हैं, आपको शायद ऑनलाइन वो मिल जाए। उसमें ट्रम्प साहब ने अपने आप को जीसस पे, अपने आप को भगवान बोल दिया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। तो मैं तो पूजा की थाली लेके आने वाला था, धूप बत्ती लगा के कि यहीं टेलीविजन पे पूजा कर लेते हैं, अब तो भगवान बन गए। तो ये किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ये ईरान की गलती है, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट स्टेट नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहां पर फ्री फ्लोइंग शिप ट्रैफिक रहना चाहिए, वहां से आवाजाही फ्री रहनी चाहिए। वो पर ईरान ने उसको आर्म ट्विस्टिंग एक वेपन बना लिया, और ईरान ने वेपन बना के उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखते हैं तो ना केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था बल्कि हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपको जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रम्प साहब का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या इंटरेस्ट है, उनको ऑयल तो छोड़िए, उनका इंटरेस्ट दो है। एक तो 2 मिलियन बैरल्स करीब इसके ईरान के वहां से जाते हैं, चाइना जाते हैं, 90% चाइना अपना ईरान से ले रहा है। तो अगर $100 का भी मैं एक लगाऊं तो आप लगा लीजिए कितनी रोज की कमाई हो रही है इसकी अपना ईरान की। तो एक तो वो उस कमाई पर ब्रेक लगाना चाहते हैं, पहला। दूसरा मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को इंटरनली बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां $1.06 पर गैलन गैस की प्राइस बढ़ चुकी है। भले ही अमेरिका के पास सेल्फ सफिशिएंट है, अमेरिका के पास ऑयल बहुत है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका है इस टाइम, पर प्राइस को रिस्पेक्ट तो देना पड़ता है। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो प्राइस होगी उसी प्राइस पे कंज्यूमर्स के पास वो पहुंचेगा। तो वो ट्रम्प साहब को परेशान कर रही है ये बात, और उनको दिक्कत हो रही है कि भाई ये हमारे यहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से ही क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ी हुई है, तो हम सब जानते ही हैं जी। तो इसलिए ट्रम्प साहब उसको खुलवाना चाहते हैं। नेटो के देशों ने, अभी यूके ने मना कर दिया, हम आपका कोई साथ नहीं देंगे। सुबह वो कह रहे थे कि सब देश आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं खुलवाने के लिए।
उधर वहां लैंड माइंस उन्होंने बिछवाई हुई है, अंडर सी माइंस बिछवाई हुई हैं, उनका कुछ पता नहीं लग रहा वो कब फट जाए. सो आई थिंक सिचुएशन इज वेरी अनसर्टन, वेरी कॉम्प्लेक्स. शाम को 7:30 बजे अगर ट्रम्प साहब की धमकी ये साकार होती है कि अगर उन्होंने बैरिकेड कर दिया तो ईरान उस पर रिटेलिएट करेगा, और ईरान रिटेलिएट करेगा किस तरीके से करता है मिसाइल. ईरान ने तो ये भी कहा हम अब ऐसे हथियार उपयोग करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किए हैं. तो ऐसे कौन से हथियार हैं उनके पास जो उन्होंने अभी तक, क्योंकि उन्होंने हाइपरसोनिक भी चला दिए, उन्होंने बैलिस्टिक भी चला दिए, उन्होंने ड्रोन्स भी चला दिए, उन्होंने सारे अपने हथियार इस्तेमाल किए हैं. पर अभी भी कौन सा हथियार ऐसा है, क्या ये न्यूक्लियर तो नहीं है, ये शक होता है. क्या इधर से न्यूक्लियर हमला तो नहीं हो जाएगा. तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है जिसको लेके फाइनेंशियल मार्केट्स, आपने देखा होगा सुबह जब खुले थे तो भारतीय मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी. स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, करीब 400-500 पॉइंट. अब थोड़ा सा अभी रिकवरी उसमें हुई है, बट दैट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल बाउंस. सेंटिमेंट अभी भी खराब है, क्योंकि जब तक ये शाम की 7:30 बजे की डेडलाइन, इसका आउटकम सामने नहीं आ जाता, डेडलॉक बना हुआ है और वार्ता तो कहीं पहुंची नहीं. आपको पता हो तो खाली हाथ वापस चले गए. सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी अनसर्टन. और भारतीय रुपए पे प्रेशर, भारतीय रुपया जो 93 से नीचे आ गया था पिछले थर्सडे फ्राइडे को, अब वो फिर 93 को क्रॉस कर गया है. तो रुपया भी कमजोर हो गया है, फिर 94 की तरफ बढ़ रहा है. क्रूड ऑयल की प्राइस वापस $102-103, सुबह तो 105 तक पहुंच गई थी, वो भी ऊपर चली गई है. सोने चांदी पे दबाव आया है, वो नीचे आया, क्योंकि क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो सोना चांदी पे दबाव होता है, वहां बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती है अमेरिका में डॉलर इंडेक्स बढ़ने से. तो कुल मिला के आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी. बहुत ही अनिश्चितता की परिस्थिति से सारा का सारा विश्व इस समय गुजर रहा है. और इस अनिश्चितता का खामियाजा अरुणिमा अर्थव्यवस्था के आर्थिक रूप से हमें भुगतना पड़ रहा है. हमारे आज महंगाई के आंकड़े आने हैं शाम को, जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत के मार्च के आंकड़े, सीपीआई आज शाम तक आएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो फरवरी से इस बार बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये लड़ाई 28 फरवरी को शुरू हुई थी और पूरा मार्च वो था जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर को थी. हो सकता है ये आपको बढ़े हुए दिखाई दे, पूरा इम्पैक्ट तो 2-3 महीने में दिखाई देता है, बट इवन मार्च नंबर्स मे नॉट बी वेरी फेवरेबल. तो अर्थव्यवस्था पे असर तो है. और देखिए, जहां तक भारत के इस पूरे मुद्दे को झेलने की बात है कि भारत इसको कहां तक झेल पाएगा, एक लिमिट तक हम झेल पाएंगे. हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं. भारत सरकार ने एक्साइज वापस ली, उससे आपने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कुछ हद तक कुशन कर दी. पर लगातार अगर ये ऊपर बने रहे तो एक लिमिट के बाद मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर्स को इसका भार उठाना पड़ेगा. भारत सरकार को भी कोई चारा नहीं रह जाएगा. हालांकि 60% एलपीजी अब हमने इंटरनली बनानी शुरू कर दी है. कल ही ये खबर आई कि 60% अब हम लोकल बना रहे हैं, पर अभी भी 40% बाहर से आ रही है. तो एक तरफ गैस और पेट्रोल डीजल की चिंता है, दूसरी तरफ हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चिंता है, और तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी चिंता है वो है आम आदमी तक महंगाई का असर पहुंचने की. ये कुल मिला के असर है. निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट में, वहां चिंता है, कमोडिटी मार्केट्स में चिंता है, सप्लाई चेन पूरे डिसरप्ट होने की चिंता है. तो ओवरऑल देखा जाए तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में चलता हुआ ये जंग कहां तक असर कर रहा है, ये मुझे लग रहा है ये लोगों के लिए समझना जरूरी है. जी बिल्कुल. और जब हम बात क्रूड की और नेचुरल गैस की कर रहे हैं, सप्लाई की, तो एक और अपडेट मैं सर आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. ईरान की तरफ से एक ट्वीट आया है और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं मोहम्मद बागिर गलीबाफ, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैथमेटिकल वार्निंग दी है बेसिकली. अगर मैं आपको बताऊं, कुछ मैथ्स के सिंबल्स के साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जल्द ही नेचुरल गैस का $4 और $5 वाला प्राइस नॉस्टैल्जिक होने वाला है. और वो जो सिंबल हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में है, और उन्होंने साफ ये बता दिया है कि डबल इंपैक्ट होगा अगर आपने कुछ भी किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में. सर, यहाँ पर सवाल ये कि यूएस की इकोनॉमी भी कुछ बहुत अच्छा खास कर नहीं रही है और ईरान के पास भी इस युद्ध की वजह से कुछ ज्यादा बचा नहीं है. किस बेसिस पर, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके ये दोनों देश लड़ रहे हैं? क्या और भी ऐसी इकोनॉमीज हैं जिनका सपोर्ट मिल रहा है, चाइना बीइंग द वन? देखिए, जब दो देश युद्ध में जाते हैं अरुणिमा, तो मुझे लगता है वो इकोनॉमिक्स को पीछे रख के चलते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स को आगे रख के चले तो फिर तो युद्ध ही ना हो. क्योंकि जो भी देश युद्ध में जाता है उसको केवल और केवल नुकसान होता है, जीत हार किसी की नहीं होती है. केवल आप इकोनॉमिक आधार पर आपको नुकसान होता है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है. अमेरिका के आपने बात करी, अच्छा खासा नहीं, उनकी बुरी हालत है. उनके अभी जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, नंबर्स मैनिपुलेट होके आए तो अलग बात है, पर नंबर्स मेरे हिसाब से अमेरिका इज इन रिसेशन. निवेश वहां पर आ नहीं रहा, रोजगार वहां पर पैदा नहीं हो रहे हैं,
और ग्रोसरी बिल, एनर्जी बिल्स, फ्यूल बिल्स वहां पर आम अमेरिकन के बढ़ते जा रहे हैं। ये हमें पहले ध्यान रखना होगा। तो अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है, उधर यूरोप की हालत अच्छी नहीं है। ईरान के लिए अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, दैट ईरान हैज नथिंग टू लूज नाउ। उनके 40-50 टॉप लीडर्स जा चुके हैं, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है, सरकारी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सब कुछ उनका जो है बुरी तरह से इजराइल और अमेरिका ने नष्ट किया है। ये तो हम सब जानते हैं। तो उनका इतना भारी भरकम नुकसान हो चुका है, तो उनको अब लगता है कि अब तो करो या मरो वाली स्थिति है कि अब तो या तो इनको लाइन पे ले आओ एक बार करके, एक बार इनको मुंह की खानी पड़े, ऐसा कर दो। वरना हम तो पहले ही ये देखो, उनका तो पहले ही सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, तो अब उनके पास जो भी है वो उसको चला रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी फैक्टर है जो आपने बात करी कि अगर उसको आर्सेनल सप्लाई यानी कि हथियार की सप्लाई पीछे से चाइना या रशिया कर रहा है, और जैसे कि अभी सुबह बात भी आई और चाइना को धमकी भी दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, 50% टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर। जो देश भी ईरान को वो करेगा उस पर 50%, पता नहीं किस पावर में टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उनके टैरिफ लगाने की पावर को खारिज कर चुका है। उनके पास अब वो वाले टैरिफ लगाने की पावर नहीं है। आज की डेट में अमेरिका में मात्र 10% टैरिफ्स हैं, ज्यादा टैरिफ नहीं है वहां पर। तो इसलिए चाइना का अगर फैक्टर आ जाता है, और चाइना तो ये भी बात आई सुबह कि चाइना उसको एयर डिफेंस सिस्टम देगा, तो अगर ये आता है तो ये युद्ध यहाँ से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि यही हम शुरू से बात कर रहे थे कि अगर इसमें और नेशंस भी जुड़ते हैं तो फिर ये एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेगा। दिस विल टेक अ शेप ऑफ विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले लेगा। तो बहुत ही मुझे लग रहा है हर दिन अब इसमें फिर से कुछ दिन की शांति थी। शांति क्या थी, जो 2 हफ्ते का इन्होंने डोनाल्ड 2 वीक ट्रम्प, मैं बोलता हूँ 2 वीक्स, उनके पता नहीं कितनी जगह 2 वीक्स चलते हैं, उनकी डेडलाइंस 2 वीक्स की बहुत जगह सुनने में आई। अमेरिका की कुछ जर्नल्स में आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बोला कि इनको 2 वीक्स की डेडलाइन बहुत चीजों में देने की आदत है, पर वो 2 वीक्स की तो 2 डेज में ही मामला खत्म हो गया, क्योंकि वार्ता फेल हो गई। तो अब सीज फायर का तो कोई मुझे रेलेवेंस नहीं नजर आता है। और सीज फायर किस बात की, जब सीज फायर था कि आपको वार्ता के लिए समय दिया जा रहा है, डायलॉग के लिए, इस्लामाबाद टॉक्स या जो भी थी, चोरों के घर में ये डायलॉग किया जा रहा था कि चोरी किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इस बात को देखते हुए मुझे लगता है अब सीज फायर तो लगभग खत्म है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत है भी अर्निमा, तो शाम को 7:30 बजे तक जब ये नेवल शिप्स वहां पर बैरिकेडिंग करेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और उसके बाद इसको ईरान काउंटर करेगा, तो मुझे लग रहा है सीज फायर ऑफिशियल तौर पर भी टूट जाए। हो सकता है दिन में ही कुछ हो जाए, अभी 7:30 बजने में तो बहुत वक्त है, उससे पहले भी आपको कोई खबर मिल सकती है कि कोई सीज फायर नहीं है और फिर से हमले शुरू हो गए। सो आई थिंक सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। और अब यहाँ से आगे मुझे लगता है ये एक निर्णायक स्टेज पर पहुंचेगा, ये डिसाइसिव डायरेक्शन में मूव करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब ट्रम्प साहब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार उन्होंने रट लगाया। ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसपे अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब कह रहे थे हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं, जिसको खुलवाना है खुलवा लो, हमारा तो कोई सामान वहां से आता नहीं है। अब उनको समझ में आया कि हमारा सामान भले ही नहीं आता, पर क्रूड ऑयल की कीमतें इसकी वजह से बढ़ी हुई है। ये उनको अब समझ में आई है बात कि हमारे यहाँ जो महंगाई हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हो रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल को इसने ऊपर किया हुआ है। तो आई थिंक ही हैज अंडरस्टूड दैट। तो अब वो खाली उनके दिमाग में बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सारा का सारा युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है। सो आई थिंक आपको आज शाम तक, कल तक हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक डिसाइसिव स्टेज में जाना चाहिए। उधर इजराइल अपने काम किया जा रहा है, इजराइल लेबनान को हिट किया जा रहा है, इजराइल कह रहा है हम तो मिटा के छोड़ेंगे, हम तो करके छोड़ेंगे। सो इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस सबका नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ी आर्थिक अनिश्चितता से हम गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर खड़ी हो गई है, भारत के ऊपर खड़ी हो गई है। हमें कुछ नहीं पता हमारी महंगाई कहाँ जाएगी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या एलपीजी की लाइनें हमें आगे भी दिखाई देंगी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या पेट्रोल डीजल की हमें ज्यादा प्राइस आने वाले समय में देनी पड़ेगी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। हमें अभी ये जो अनिश्चितता है ना, ये लोगों को ज्यादा तंग कर रही है। जो एक बार नुकसान हो जाता है अर्निमा, वो फिर भी एक डिटर्मिन्ड फिगर होती है कि चलिए ये नुकसान हो गया। पर ये जो अनसर्टेनिटी बन रही है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स को अनसर्टेनिटी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग थ्रू। तो मैं तो सभी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को सलाह दूंगा कि आपको मार्केट से को सेटल डाउन होने का वेट करना चाहिए, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस अर्निमा।
जी, एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि इंडिया के लिए ये कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तीन चीजें जिनके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रूड की वजह से, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर, भारतीय रुपए पर और फाइनेंशियल मार्केट्स जिसका जिक्र अभी आपने किया। तो सर सवाल ये कि एक्सपेक्टेशंस अब क्या भारत के लिहाज से लेकर के चलें, कितना लंबा ये सब भारत को झेलना पड़ सकता है, रुपया कितने दबाव में आएगा, कब तक गिरेगा, और जो निवेशकों को थोड़ी सी राहत मिली थी कि शायद अब चीजें वोलेटिलिटी की तरफ से अलग हटेंगी, और पिछले हफ्ते हमने अच्छा खासा बाजार को बढ़ते हुए भी देखा था, भले ही उतार चढ़ाव का दौर रहा था बीते हफ्ते, यहां पर आज जो ओपनिंग हुई है वो दबाव में हुई, लेकिन फिर भी बाजार किसी तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई अब कितने समय तक जारी रह सकती है, भारतीय बाजार कितने समय तक वॉलेटाइल, रुपया कितने समय तक वॉलेटाइल, और ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे और दूसरे हमारे व्यूअर्स के ऊपर कब तक पड़ता रहेगा ये असर? देखिए, जब तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस सेटल नहीं होती अर्निमा, आपको भारतीय रुपए पे प्रेशर दिखेगा, आपको इंडियन फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स पे, स्टॉक मार्केट पे फर्क दिखाई देगा, और जो लोग गोल्ड सिल्वर में निवेश करते हैं उनको भी ये बहुत वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड, ये सब कुछ निर्भर करेगा अर्निमा इस पर कि क्रूड ऑयल कितनी जल्दी सेटल होता है। मुझे तो अब ऐसा नजर आ रहा है अर्निमा के नियर फ्यूचर में क्रूड ऑयल शायद अपने वापस जो $70 था, 65-70 डॉलर था, जब हम युद्ध से पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है उस लेवल तक आने में तो बहुत समय लग सकता है, पता नहीं आए भी कि नहीं आए। जी, मैं आपसे सच में ये सवाल करने वाली थी सर कि क्या अब $100 प्रति बैरल वाला जो रेट है क्रूड का, ये न्यू नॉर्मल हो चुका है? नहीं, अभी हम निश्चित तौर, क्योंकि जब जब कोई शांति की खबर आती है, आप देखते हैं अर्निमा, तो 100 से नीचे आ जाता है, वो 95 के आसपास जाता है, बीच में तो कुछ दिन 90 के आसपास भी जाने की कोशिश करी थी। ऐसा नहीं है, अगर सेटल होगा तो कीमत नीचे आएगी। और एक और इसमें फैक्टर है कि जब लड़ाई शांत होती है और अगर वैश्विक मंदी आ जाती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा अर्निमा, अगर वैश्विक मंदी मेरे हिसाब से तो आ चुकी है, क्योंकि इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, अगर इनकी आप जीडीपी की ग्रोथ रेट देखेंगे, गूगल करके देखिए आप, जो सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, 0.2%, 0.3%, 0.7%, 0.8, ये कोई जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है। मुझे लग रहा है एक नई परंपरा, बहुत खतरनाक परंपरा एक शुरू हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मैं उसको कहने जा रहा हूं कि ये आजकल देशों ने अपने आप को रिसेशन में बताना बंद कर दिया है, क्योंकि रिसेशन, जब आप 2 क्वार्टर्स तक लगातार नेगेटिव जीडीपी दिखाते हैं तो आप टेक्निकली रिसेशन में घोषित कर दिए जाते हैं। पर अब कुछ देशों ने क्या किया है कि उन्होंने अपने आप को बजाय रिसेशन में नीचे, यानी नेगेटिव जीडीपी दिखाने के, 0.3, अब देखिए, हम आज आके ऑडिट तो करने वाले हैं नहीं उनके आंकड़ों के कि आप घुस जाइए किसी वित्त मंत्रालय में किसी देश के और बताइए जी आपने कहां से निकाला। ये तो मेरे ख्याल अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को भी ये राइट नहीं होती है, कुछ हद तक उनको भी मानना पड़ता है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनको भी जो आंकड़े आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनको मानने पड़ते हैं, जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं उनको मानने पड़ते हैं, दे कैन नॉट वेरीफाई एवरीथिंग। तो ये नई परंपरा शुरू हो गई है जो मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रही है। तो पहले ही वैश्विक मंदी आई हुई है, तो अगर वैश्विक मंदी ऑफिशियल हो जाती है, अनऑफिशियल तौर पे तो मेरे हिसाब से है, पर अगर ये ऑफिशियली घोषित हो जाती है मंदी, यानी कि मान्य हो जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो यहां फिर क्रूड ऑयल ऐसे में क्या होता है और नीचे जाता है, क्योंकि उसमें डिमांड गिरती है, और डिमांड गिरेगी, इंडस्ट्री की भी डिमांड गिरती है, कंजम्पशन डिमांड, मोटर व्हीकल्स की वो भी डिमांड गिरती है, तो फिर वो क्रूड ऑयल कूल डाउन भी हो जाता है। पर अभी तो प्रश्न ये है कि अभी कूल डाउन होने की वो परिस्थिति तो आई नहीं, क्योंकि अभी तो रोज नई इस युद्ध में रोज नई चैप्टर्स खुल रहे हैं। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चैप्टर तो और ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि अब ये सीधा पानी के ऊपर युद्ध आ जाएगा और सीधा ये युद्ध आर्थिक बन जाएगा। ये मैं इस पे जोर देना चाह रहा था। तो मुझे लग रहा है आर्थिक जगत के लिए अब यहां से चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, जब तक कोई निर्णायक मोड़ इस पे नहीं आता। मुझे लग रहा है शायद निर्णायक मोड़ पे ये पहुंचे, क्योंकि ट्रम्प साहब का सारा ध्यान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गया है, और बाकी चीजें खमीनाई साहब और ये उनको तो फिलहाल भूल गए हैं। ट्रम्प साहब का वैसे भी फोकस थोड़े दिन बाद चेंज होता रहता है, कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे, जैसे अभी टैरिफ से फोकस हट गया है, तो उनका फोकस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। लेट्स वेट एंड सी। आप आज शाम तक का वेट करते हैं, अगर यहाँ से युद्ध में एक नया चैप्टर खुलेगा उसके बाद इस पे कोई बहुत ही डिसाइसिव कमेंट किया जा सकता है।
चलिए, क्या फैसला होता है, डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ, और कोई अगर बड़ा स्टेप वो ले लेते हैं तो किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी शेकन अप होगी, ये देखना सच में बेहद इंपॉर्टेंट होगा सर। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो आपसे बेहतर तरीके से समझने को मिली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।